हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का 7 चैप्टर बिजनेस में व्यावसायिक वातावरण के महत्व और आयाम, इसका 4th पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। पहले 3 पार्ट आपको बताए, आज उसका अगला टॉपिक हमारा है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आर्थिक सुधार 1991 से, और या यूं कहिए कि नई आर्थिक नीति अथवा भारतीय आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 में 1991 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी जो रहे हैं मनमोहन सिंह जी, उनके कार्यकाल में जब फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे उस समय में कुछ आर्थिक सुधार रहे। तो वो आर्थिक सुधार कौन कौन से थे वो हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार ने जुलाई 1991 से देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 1991 में देश को आर्थिक संकट से उबारने तथा विकास की गति को जो है तीव्र करने के लिए आर्थिक सुधारों का सिलसिला या एक प्रोसेस चालू किया। क्या था कि 1991 में एक ऐसी आर्थिक महामंदी आ गई भारत के अंदर, और यहाँ तक कि पूरे विश्व में आई, और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। तो उस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए 1991 में कुछ सुधार किए गए, जिन्हें कि आर्थिक सुधारों के नाम से जाना जाने लगा। आर्थिक सुधारों का केंद्र था वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण रहा। अर्थात ये 3 क्षेत्र थे, ये 3 आर्थिक सुधार इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में किए गए। पहला था उदारीकरण, जिसको इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा था निजीकरण, जिसको इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। और तीसरा था उदारीकरण, यानी जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी पूरा अगर हम कहें LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उदारीकरण की। तो उदारीकरण क्या है? देखिए, 1991 से पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह सरकारी शिकंजे में जकड़ी हुई थी। अर्थात सरकार ने कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किए हुए थे, जिससे डर कर या उनकी फॉर्मेलिटीज के डर के कारण लोग कोई बिजनेस ही करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उन लाइसेंसों से और उन चंगुलों से अर्थव्यवस्था को कुछ मुक्त किया गया उदारीकरण के अंतर्गत। तो देखिए, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु, यानी अर्थव्यवस्था को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना है। अर्थात जो नौकरशाही शिकंजे का मतलब है जो कानूनी शिकंजा था, जो कि अर्थव्यवस्था पर छाया हुआ था, उससे मुक्त करना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। तो उदारीकरण की अब कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता थी अधिकतर उद्योगों में लाइसेंसों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। मैंने जैसे अभी बताया कि 1991 से पहले अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते थे तो ज्यादातर बिजनेस के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। और लाइसेंस और कुछ नहीं है, बल्कि किसी भी काम को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। इसके माध्यम से सरकार की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, और सरकार ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी काम करता तो पहले वो सरकार से परमिशन ले। दूसरा, व्यवसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण करना। अर्थात व्यवसायिक क्रियाओं का पैमाना क्या होगा, कितनी मात्रा में उद्योग धंधे कितने जो है व्यापक स्तर पर किए जाएंगे, इसका निर्धारण करने की भी स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन उससे पहले कुछ बाउंडेशंस थी। तीसरा, वस्तुओं और सेवाओं में को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। पहले क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वस्तुओं और सेवाओं को ले जाना होता था तो उस पर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। इसके बाद है कर दरों में कमी, टैक्स रेट थे जो वो कम कर दिए गए,
और अर्थव्यवस्था के लगे अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति। अर्थव्यवस्था पर बहुत से अनावश्यक यानी बिना बात के जो है नियंत्रण कंट्रोल्स लगे हुए थे, ठीक है, या यूं कहिए कि प्रतिबंध लगे हुए थे, उनसे अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया गया। आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बना दिया गया। आयात निर्यात प्रक्रिया में बहुत जटिलताएं थी, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी थी, उनको सरल बना दिया गया। और विदेशी पूंजी और तकनीक को आकर्षित करने को सरल बनाना, यानी विदेशी पूंजी भारत में ज्यादा से ज्यादा आए, तकनीक ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है, उसको आकर्षित करने के लिए, ठीक है, प्रयास किए गए। इसके बाद है निजीकरण। तो निजीकरण क्या है? निजीकरण संक्षिप्त रूप में, निजीकरण का एक नॉर्मली अगर अर्थ दें हम, तो निजीकरण का मतलब है सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र की भूमिका में को बढ़ाना। कि मान लीजिए जैसे पलवल का बिजली बोर्ड है, आज पूरी तरह से सरकार के अधीन है। अगर सरकार इसका कुछ शेयर 10%, 20%, 40%, 50%, कुछ भी शेयर अगर प्राइवेट सेक्टर को, आपको या हमको बेच देती है या किसी कंपनी को बेच देती है, तो इसका मतलब उसने 20% या 40% का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इसका मतलब मोटा सा ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में भागीदारी हो जाना, अर्थात प्राइवेट सेक्टर की भी डिस्टर्बेंस हो जाना। तो कहता है संक्षिप्त रूप में निजीकरण का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को, उपक्रम का मतलब यहाँ संस्थान है, को पूर्णतः का मतलब है पूरी तरह से, या अंशतः या आधी तरह से, यानी आधा निजी स्वामित्व में लाया जाता है, अर्थात उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम व्यापक अर्थ में नए उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र, यानी नए उपक्रम को सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय निजी क्षेत्र में स्थापित करना भी निजीकरण है। कि अगर सरकार कोई भी उपक्रम स्थापित करती है और उसको पब्लिक सेक्टर में ना करके प्राइवेट सेक्टर में उसको स्थापित करने की अनुमति दे देती है, तो ये भी और कुछ नहीं बल्कि प्राइवेटाइजेशन ही है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन वस्तुओं का उत्पादन पहले सार्वजनिक क्षेत्र के, यानी बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका उत्पादन पहले सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर कर रहा था, और वो वस्तुएं केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी कि उन वस्तुओं का उत्पादन केवल पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है, ठीक है, या उनके उत्पादन में सार्वजनिक, ठीक है, और उनके उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र को उससे वंचित करना, ठीक है, किए बिना या कर देना, ठीक है, वो उसके ही जो है उनके उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करना भी निजीकरण है। यानी जिस क्षेत्र में पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र काम कर रहा था उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन देना क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन की कुछ फीचर्स हैं। पहली फीचर है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमने जो बिजली बोर्ड का एग्जाम्पल दिया, 100% जहां मालिकाना हक या स्वामित्व सरकार का था, अब सरकार के हिस्से को कुछ हद तक बेच करके प्राइवेट सेक्टर के अधीन कर दिया गया। तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है वो कम हो गई और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका वो बढ़ गई। इसके बाद है सरकार पर राजकोषीय बोझ कम करना। राजकोषीय का मतलब है सरकार के जो खर्चे हो रहे थे, ठीक है, उनको कुछ कम किया जा सकता है इसके माध्यम से। तीसरा, आर्थिक विकास की गति को तेज करना। आर्थिक विकास की गति इससे तेज हो जाती है क्योंकि आप ये जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइज हैं या उद्यम हैं उनमें करप्शन, लाल फीताशाही, अनावश्यक देरी, इस तरह की बहुत सी कमियां होती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये कमियां नहीं पाई जाती हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि अगर एक सरकारी बस को पलवल से दिल्ली तक जाना है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वो अपने सही समय पर उसे एक स्थान से गंतव्य निश्चित स्थान तक चल देती है, चाहे उसमें सवारी की मात्रा 1 हो या 2 हो। लेकिन यही काम अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो तो प्राइवेट सेक्टर वाला अपनी बस को तब तक उस स्थान से नहीं स्टार्ट करेगा या चालू करेगा जब तक कि वो बस पूरी तरह से भर ना जाए। अर्थात प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने साधनों का फुल यूटिलाइज चाहता है कि उनका पूरा प्रयोग हो। इसके बाद इससे आर्थिक गति तेज होती है। इसके बाद उपक्रमों के प्रबंध को बेहतर बनाना। आप ये भी जानते हैं कि सरकारी
उपक्रम संस्थान के प्रबंध की अपेक्षा जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी मैनेजमेंट अधिक एफिशिएंट होती है, अधिक कुशल होती है और अधिक कुशलता के साथ काम करती है। सरकारी कोषों में वृद्धि करना, और इससे जब प्राइवेट सेक्टर को कुछ क्षेत्र बेच दिए जाएंगे तो इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो जाएगी। और लास्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए भी खोलकर प्रतियोगिता में वृद्धि करना। तो ये यानी इसमें क्या होता है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को कुछ लिमिट तक प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया जाता है तो इससे कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है और काम अच्छा होता है। इसके बाद जो तीसरा जो सुधार आया वो था आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण करने से है। अर्थात अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ, ठीक है, इंटीग्रेट करना, अर्थात मिलाना, अर्थात खुला जो है आयात और निर्यात करना, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह। वैश्वीकरण से सभी देशों में जो फ्री जो है गुड्स और सर्विसेज का जो है फ्लो होता है। सभी देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, इसी तरह पूंजी भी स्वतंत्र रूप से आती और जाती है, अर्थात कोई विदेशी हमारे यहाँ कंपनी खोल सकता है और हम लोग विदेशों में कंपनी खोल सकते हैं। सभी देशों में सूचना और तकनीक का स्वतंत्र प्रवाह होता है इससे, और सभी देशों में लोगों का भी आना जाना स्वतंत्र हो जाता है। सभी देशों में समान झगड़े निवारण विधि होती है। आपस में अगर झगड़ा होता है कंपनियों के बीच में, ठीक है, या प्रतियोगियों में, तो उसको समाधान करने का तरीका भी समान हो जाता है जब एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से जो है इंटीग्रेट हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम आर्थिक सुधारों के उद्देश्य। तो देखिए, आर्थिक सुधारों के मुख्य उद्देश्य यानी जो आर्थिक सुधार किए गए, चाहे वो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण था, चाहे निजीकरण था, चाहे वैश्वीकरण था, जितने भी आर्थिक सुधार किए गए उनका मुख्य उद्देश्य जो था देश की औद्योगिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना था, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना था देश में, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना था। निजी निवेश का मतलब है कि हमारे देश के लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके जो है इन्वेस्टमेंट करें। विदेशी निवेश का मतलब है विदेशी लोग हमारी अर्थव्यवस्था में आकर इन्वेस्टमेंट करें, इससे विदेशी करेंसी देश में आएगी और विदेशी करेंसी भंडार में वृद्धि होगी। अनुत्पादक नियंत्रणों को हटाना, यानी बिना बात के जो नियंत्रण सरकार ने लगाए हुए थे प्रतिबंध, उनको हटा देना। और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़कर जो है जोड़ना। तो इंडियन इकोनॉमी भी विश्व के साथ जो हाथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसका प्रयास करना। और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार के खर्चे उसकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर इनकम से अर्थात खर्चे आय से ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इसे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, अर्थात सरकार के खर्चों को कम करना और सरकार की आय को बढ़ाना। और लास्ट है विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि करना। देश की को मजबूती प्रदान करने के लिए जरूरी होता है कि उस देश के विदेशी भंडार में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में उन सब वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता है जिन्हें हम यूज करते हैं। इसलिए बहुत सी वस्तुएं हमें विदेशों से बड़ी मात्रा में आयात करनी पड़ती हैं, और इन आयात वस्तुओं को आयात करने के लिए हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है, जो हमें केवल विदेशी विनिमय के या विदेशी भंडारों से या विदेशों से प्राप्त होती है, जो कि निर्यात आदि से प्राप्त होती है। इसके बाद है आपका आठवां पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र की अलाभकारी औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण करना। अब तक क्या था, या 1991 तक क्या था कि सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयां थी, जिनको रुग्ण यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, यानी जो बीमार इकाइयां थी, जो जर्जर हालत में थी, उन्हें भी लगातार घाटे से चलाई जा रही थी या बंद पड़ी थी, तो वो बंद थी लेकिन उनमें घाटा उठा रही थी। लेकिन अब क्या किया गया, ये प्रयास किए गए, ठीक है, और जो आर्थिक सुधार था उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वो जो अलाभकारी औद्योगिक इकाइयां हैं, जो जिनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, उन इकाइयों को, ठीक है, बंद कर देना, और उनको अगर हो सकता है तो उनका जो है पुनर्स्थापन करना, अर्थात
उनमें नई मशीनें लगाना और कार्य चालू करना था। अब इसके बाद उपरोक्त उद्देश्य जो आर्थिक उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा निम्न कदम उठाए गए। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि किन्हीं 6 ऐसे आर्थिक परिवर्तनों का वर्णन करो जो भारत सरकार ने 1991 में प्रारंभ किए। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है। तो ये 7 हैं, इनमें से 6 आपको याद करने हैं। सबसे पहला है नई औद्योगिक नीति। प्रत्येक टॉपिक 4 मार्क्स का भी आ जाता है, जैसे नई औद्योगिक नीति से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए या मुख्य बिंदु बताइए। तो सबसे पहले नई औद्योगिक नीति। तो देखिए नई औद्योगिक नीति क्या है। औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश की प्राथमिकताओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका निश्चित की जाती है। औद्योगिक नीति का मतलब है कि देश की प्राथमिकताओं को और देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर ये सुनिश्चित करना कि कितनी भूमिका तो सार्वजनिक क्षेत्र की रहेगी और कितनी भूमिका प्राइवेट सेक्टर की रहेगी। नई औद्योगिक नीति में उद्योगों को लाइसेंस और अन्य नियंत्रणों से काफी सीमा तक मुक्त कर दिया गया। जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें ज्यादातर उद्योगों को, ठीक है, बहुत से चंगुलों से और लाइसेंसों से मुक्त कर दिया गया। आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च तकनीक के आयात पर बल दिया गया। तो यानी देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो, इसके लिए प्रयास किया गया कि हाई जो टेक्निक है वो विदेशों से आयात की जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कटौती कर दी गई और विदेशी निवेश, ठीक है, को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, इसी प्रकार फेरा प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए गए। MRTP एक्ट को समाप्त करके कंपनियों के लिए निवेश संबंधी निर्णय लेना आसान कर दिया गया। ठीक है, MRTP एक्ट क्या था कि 1991 से पहले जिन व्यवसायिक घरानों की संपत्ति 100 करोड़ या इससे ज्यादा होती थी, 100 करोड़ से ज्यादा होती थी, सरकार उनपे विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा देती थी। लेकिन 1991 के बाद उसको समाप्त कर दिया गया। साथ में एक एक्ट होता था जिसको हम फेरा कहते थे, यानी फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, FERA। फेरा को समाप्त करके फेमा कर दिया गया, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया गया। यानी फेरा के स्थान पर फेमा को लागू किया गया। अर्थात फेरा का मतलब क्या था कि जो फॉरेन एक्सचेंज था, यानी विदेशी करेंसी अगर कोई लाता था तो वो एक सीमा तक ही, ठीक है, वो उसे पहले अगर मान लीजिए एक व्यक्ति विदेश से कमा कर आया है तो वो अपने पास विदेशी करेंसी नहीं रख सकता था और उसे ये जो है सरकार को शो करना पड़ता था कि उसके पास विदेशी करेंसी है। लेकिन इसकी जगह पर अब फॉरेन फेरा की जगह फेमा कर दिया गया कि सरकार ने ये अनुमति दे दी कि इसके अंतर्गत कि एक निश्चित सीमा तक एक इंडिविजुअल भी फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं, ये विशेषताएं लिखनी होंगी आप। तो लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। इसमें नई औद्योगिक नीति में से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कठोर लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रही थी। अब अधिकतर उद्योगों को लाइसेंसों तथा अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद तकनीकी आयात की छूट दे दी गई। नई औद्योगिक नीति से, ठीक है, आधुनिकीकरण की को प्रोत्साहन या बढ़ावा देने के लिए उच्च तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। अतः आवश्यक तकनीक को विदेशी जो है तकनीकी सहयोग के अंतर्गत लाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे में चल रहे उद्योगों का जो है विस्तार ना करने की नीति अपनाई गई। अर्थात 1991 के बाद ये नीति अपनाई गई कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम घाटे में चल रहे हैं अब उन्हें और आगे चलने की छूट नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं बल्कि सरकार इसमें विनिवेश कर रही है। सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है, इसे बेच रही है। विनिवेश का मतलब समझिए, विनिवेश का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, यह निजीकरण का एक माध्यम है। इसके बाद विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवेश,
विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। क्या क्या कदम? जैसे सन 1991 में उच्च प्राथमिकता वाले 34 उद्योगों में 51% तक विदेशी पूंजी निवेश बिना सरकारी अनुमति के जो है करने की इजाजत दे दी गई। यानी 1991 में जो हाई प्रायोरिटी के जो इंडस्ट्री थी 34, उनमें 51% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लग सकता था, फॉरेन कैपिटल लग सकती थी। उससे पहले ऐसा नहीं था। अनिवासी भारतीय जो है NRI जो होते हैं को निर्यात गृहों, अस्पतालों, होटलों आदि में 100% निवेश करने की इजाजत दे दी गई। अर्थात ऐसे भारतीय जो रहने वाले तो भारत के हैं लेकिन विदेशों में जाकर बस गए हैं, अब उनको होटल, रेस्टोरेंट आदि और जो वेयर हाउस आदि में 100% तक निवेश करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। विदेशी निवेश प्रस्तावों को तीव्रता से पास करवाने के लिए विदेशी निवेश बोर्ड जो है FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई। इसके बाद विदेशी निवेशकों द्वारा लाभांश को अपने देश में ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया। पहले यहाँ क्या था कि हमने बहुत बाउंड किया हुआ था विदेशियों को कि अगर कोई विदेशी यहाँ कंपनी लगाता है तो वह अपनी जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका एक बड़ा भाग देश के डेवलपमेंट में लगाएगा। लेकिन और इससे डर करके बहुत से विदेशी यहाँ निवेश नहीं करते थे। अब इसमें काफी हद तक छूट दे दी गई। इसके बाद MRTP एक्ट या प्रतिबंधों की समाप्ति कर दी गई। इसको हिंदी में कहते हैं M मीन्स मोनोपोलिस्टिक रेगुलेटरी ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है, ठीक है। और एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम यानी मोनोपोलाइज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनियों को जो है अंश जारी करने, विस्तार करने और नई इकाई स्थापित करने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पहले बताया कि जिन की प्रॉपर्टी 100 करोड़ या जिससे ज्यादा होती थी, अब उन्हें विस्तार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब उस पर उन्हें पूरी छूट दी गई। इसके बाद है फेरा प्रतिबंधों की समाप्ति। विदेशी विनिमय व्यवहारों से संबंधित फेरा को समाप्त करके फेमा अभी बताया हमने बनाया गया। इससे विदेशी विनिमय व्यवहारों का प्रबंध किया गया है और व्यवहार विधि में सरलता आई है। इसके बाद लघु उद्योगों की भूमिका के महत्व में वृद्धि। देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका के महत्व को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी शासन काल से पहले भारत का लघु उद्योग विश्वव्यापी प्रचलित था, यानी वैश्विक स्तर पर जो है फेमस था। लेकिन अंग्रेजी का शासन काल के दौरान लघु उद्योगों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और 1991 के बाद फिर से इन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसके बाद जो दूसरा, ये पहला था नई औद्योगिक नीति, सेकंड है नई व्यापार नीति। तो व्यापार नीति का अर्थ क्या है? व्यापार नीति का अभिप्राय ऐसी नीति से है जिसके माध्यम से विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। उदारीकरण के फलस्वरूप व्यापार नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। विशेषकर विदेशी व्यापार को अनावश्यक नियंत्रणों के चंगुल से जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई। वर्षों पुराने प्रतिबंधों को एक ही झटके में या एक ही बार में समाप्त कर दिया गया। नई व्यापार नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कुछ ही मदों को छोड़कर से सभी के आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। यानी 1991 के बाद केवल कुछ ही आइटम ऐसे थे जिन पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैक्स जरूरी थे, बाकी को जो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा हुआ था, बाद में इन सबको खत्म कर दिया गया। आयात निर्यात पर लगने वाले कर जो है कुछ मुद्दों में बिल्कुल समाप्त कर दिए गए और कुछ पर न्यूनतम जो है स्तर पर लाया गया। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैक्स वो बहुत बड़ी मात्रा में 200-250% लगते थे पहले, अब उनको कम कर दिया गया या ज्यादातर पर से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है आयात निर्यात विधि का सरलीकरण किया गया। यानी आयात और निर्यात विधि जो थी, आयात करने की और निर्यात करने की जो विधि थी, प्रोसेस था, उसको सरल कर दिया गया, फॉर्मेलिटीज कम कर दी गई। विदेशी विनिमय को खुले बाजार में क्रय विक्रय हेतु विदेशी पूंजी बाजार जो है की स्थापना की गई। यानी विदेशी विनिमय को खुले बाजार में क्रय विक्रय, यानी फॉरेन करेंसी अगर आपके पास है तो आप उसको
फॉरेन कैपिटल मार्केट में स्वतंत्र रूप से सेल और परचेज कर सकते हैं, इसलिए फॉरेन कैपिटल मार्केट की व्यवस्था की गई या स्थापना की गई। इसके बाद है 1994 में चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनशीलता जो है परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक, लेकिन इसका नीचे का पार्ट इसमें नहीं लिखना। और लास्ट है निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए EOU और EPZ। 11th में आपने पढ़ा EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई। और ठीक है, और इसके साथ एक क्वेश्चन अब यहाँ बनता है, पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है अभिप्राय चालू खातों से संबंधित मदों पर भुगतान व प्राप्तियों के लिए विदेशी विनिमय को विदेशी विनिमय बाजार में स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय करने से, ये पूर्ण परिवर्तनशीलता है। ठीक है, परिवर्तनीयता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है राजकोषीय सुधार। सरकार को आय और व्यय से संबंधित नीति को, सरकार की आय और व्यय संबंधित जो नीति होती है उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने राजकोषीय घाटे की है, यानी भारत सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, जैसा अभी बताया, राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार के खर्चे सरकार की आय से ज्यादा होते हैं तो सरकार का राजकोषीय घाटा जो है निरंतर बढ़ता है। सरकार के सामने राजकोषीय घाटे को कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज या चुनौती थी। वर्ष 1991 में राजकोषीय घाटा GDP का 8% था। ठीक है, और सरकार इसे कम करके 3% तक लाना चाहती थी, अर्थात जितना हमारा देश का टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 8% जो है राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटे का अर्थ देश के व्ययों की देश की आय पर अधिकता से। सकल घरेलू उत्पाद देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है एक देश में एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दैट क्लियर? एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्राय राजकोषीय घाटे को GDP के 3% के रूप में मापा जाता है। वर्तमान में भारत सरकार इसे 3% तक लाने के लिए प्रयासरत है। अर्थात भारत सरकार का मानना है कि अगर हमारा घाटा जो है राजकोषीय घाटा GDP का 3% तक हो जाता है तो हम काफी मात्रा में अपने फालतू के खर्चों को कम करने में सफल हो जाएंगे। अब राजकोषीय घाटे का समाधान कैसे हो सकता है? राजकोषीय घाटे की समस्या से निपटने के लिए कर व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किए गए, इस संदर्भ में उठाए गए मुख्य कदम है। और टैक्स सिस्टम है जो उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, उस संबंध में निम्न कदम उठाए गए कि अधिक से अधिक लोगों को कर टैक्स जो लिमिट है उसमें लाया गया। ठीक है, और लेने के लिए व्यक्तिगत और कंपनी आयकर की दर को कम कर दिया गया। इसके लिए यानी ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें, इसके लिए टैक्स रेट को कम कर दिया गया। कर प्रक्रिया को सरल बनाया गया। आज से 15-20 साल पहले तक लोग टैक्स जमा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में टैक्स जो डिपॉजिट ऑफिस होता था वहां खड़े हो जाते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, अर्थात इसको सरल कर दिया गया है। और आ गए है आयात करों में भारी कटौती कर दी गई। इसके बाद है मौद्रिक सुधार। तो ये जो राजकोषीय सुधार है, ऐसे कंसेप्ट 4-4 नंबर के ये आपके पेपर में आते हैं। इसके बाद मौद्रिक सुधार। मौद्रिक सुधार वह नियंत्रण नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखती है। मौद्रिक नीति मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने की केंद्रीय बैंक की एक नीति होती है। इसके माध्यम से सरकार या केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की लागत और मुद्रा की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। इस नीति में सुधारों को ही मौद्रिक सुधार कहते हैं। मौद्रिक सुधारों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात को कम कर दिया गया, ये इतना ही लिखना है। इसी प्रकार कहता है कि तरलता कोषों में प्राय स्वीकृत प्रतिभूतियों में विनियोग और राष्ट्रीय बैंकों में के पास चालू खातों में जमा से इसको शामिल किया जाता है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है नगद कोष अनुपात और दूसरा होता है वैधानिक तरलता अनुपात। नगद कोष अनुपात को CRR कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात को SLR कहते हैं। यहाँ जो बात है वो SLR की है।
तो एसएलआर होता क्या है? हर बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत भाग, यानी टोटल असेट्स का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास इन कैश रखना पड़ता है, यानी नगद में रखना पड़ता है। इसी को हम एसएलआर कहते हैं। यानी केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन के अनुसार देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जो जमा है या कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास नगद रूप में रखना पड़ता है। इसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। इसी प्रकार सीआरआर की बात, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इसे हम सीआरआर कहते हैं, नगद कोष कहते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे महंगाई कम या ज्यादा होती है तो सीआरआर और एसएलआर में सरकार परिवर्तन यानी केंद्रीय बैंक परिवर्तन कर देता है, लेकिन एसएलआर में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होता, सीआरआर में जल्दी जल्दी परिवर्तन किया जाता है। इस समय जो एसएलआर है वो अप्रोक्स 18.5 और 19% के बीच में, ठीक है, परसेंटेज में मापा जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो पंजाब नेशनल बैंक की 100 करोड़ की टोटल असेट्स है यानी संपत्ति है, तो पंजाब नेशनल बैंक को 18.5 माने तो 18.5 करोड़ अपने पास इन कैश रखना पड़ेगा। ये किस लिए होता है? इसलिए होता है कि जो ग्राहक हैं उनका भुगतान इसमें से किया जाता है। इसी प्रकार सीआरआर जो होता है वो लगभग 4 और 5 के बीच में होता है, लेकिन अब मंदी का दौर है कोविड के कारण, तो अब लगभग ये 3.5 और 4 के बीच में है। ये क्या होता है कि हर बैंक को, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक की जो टोटल असेट्स है वो 100 करोड़ की है, तो पंजाब नेशनल बैंक को अगर हम 3.5% मानते हैं तो 3.5% के हिसाब से 100 करोड़ पर 3.5 करोड़ रुपया जो है आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि जो बैंक होते हैं वो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं, और अगर कोई बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के हिसाब से उसके आदेशों को नहीं मानता तो जो है इस अमाउंट में से केंद्रीय बैंक उन पर जुर्माना लगा सकता है और उनकी इस अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट को जब्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है तो बैंकों को जमा पर ब्याज की दर निश्चित करने की स्वतंत्रता दे दी गई। पहले क्या होता था 1991 से पहले कि बैंक जो है आरबीआई तय करता कि ब्याज की दर कितनी रही, लेकिन अब उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। बैंकों की आय पहचान के लिए नए प्रमाप निश्चित किए गए। बैंकों को ये प्रमाप निश्चित कर दिए गए कि उनको कहाँ से आय हो सकती है, और राष्ट्रीयकृत बैंक जो रजिस्टर्ड बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, उनको पूंजी बाजार में अंश जारी करके धन इकट्ठा करने की अनुमति प्रदान की गई, और निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद